अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं भजे। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कौटिल्य के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान का अपना कोई कल्चर नहीं है, बल्कि हम मिला जुला पूरी दुनिया का कल्चर अडॉप्ट किए हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी वाले भारत ने दुनिया के कोने कोने में अपने नेटवर्क को बहुत मजबूत कर लिया है, जिसे आज दुनिया भी सलाम कर रही है। सऊदी अरब में तो मंदिर बना दी ना उन्होंने, वहाँ पे क्लब भी बन गए हैं, वहाँ पे डांस हो रहे हैं। अब पिछले दिनों में इंडिया की आई हुई थी वो, वहाँ पे वो स्मृति ईरानी, उसको मस्जिद नबी का विजिट करवाया। क्या लोग ये गफलत की तरफ पड़े हुए हैं। तो आज भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। ग्लोबल प्राइज कमेटी के मेंबर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहा है कि उनको पूरी दुनिया में ग्लोबल पीस प्राइज दिया जाएगा। इस पूरी दुनिया को अगर सिविलाइजेशन, संस्कार, विजन, फोकस, सक्सेसफुल का मंत्र अगर किसी से सीखना है तो वो सनातनियों से सीखे। ये चंद्रयान 3 की जो सक्सेस है, ये क्या था बेसिकली? लाहौर के रेस्टोरेंट में एक अनोखा वाकया हुआ। वहाँ पे होता क्या है कि एक पाकिस्तान की महिला की टी शर्ट में, कपड़े में लिखा रहता है अरबी में हलवा। हलवा आप समझ रहे हो ना, हलवा, गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, आटा का हलवा, मूंग का हलवा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हलवा होते हैं, वो वाला हलवा लिखा हुआ था। तो वो एक अरब का ब्रांड है, वो उस तरीके के क्लोथ बनाता है, उस ब्रांड का नाम है हलवा। जैसे आपको पता है बहुत सारे ब्रांडिंग होती हैं, डिफरेंट एडिडास और सियाराम, बहुत सारे, तो वो हलवा। तो उसके खिलाफ सर तन से जुदा किनारे लग गए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के आखिरी में बताता हूँ क्या रीज़न है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा चैनल को, ठीक है। अब ये जो अमेरिकन ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, ये सारा इंडिया के सपोर्ट में है, इंडिया के फेवर में है। ये जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, यूनाइटेड नेशन है, ICJ है, जितने इदारे हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर में आते हैं, ठीक है। ये रशिया को क्यों नहीं करते हैं, चाइना को क्यों नहीं करते हैं? तो वो एक दूसरी इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, ठीक है। तो उनका एक मुकाम है दुनिया में। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, उसकी डिप्लोमेसी देख लें कि, और मिडिल ईस्ट वाले उसको मस्जिद बना के देख रहे हैं, डिप्लोमेसी है, ठीक है। अफगानिस्तान की क्यों नहीं कोई अहमियत है, ठीक है। सोमालिया की क्यों नहीं है, ठीक है। ये आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिखारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो लग गया है धब्बा, ना वीज़ा मिलता है ना कुछ मिलता है, ठीक है। पूरे मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानी लेबर को निकाल कर हमारी लेबर जो है ना स्किल्ड नहीं है, ठीक है। वो स्किल्ड लेबर ले रहे हैं, इंडिया से मिल रही है, बांग्लादेश से मिल रही है, चाइना से मिल रही है, कोरिया से मिल रही है, हम लोग फारिग हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है ना हर मामले में आगे जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो टूरिज्म में, अरे हर शोबे में वो आगे जा रहे हैं। ये वो अवार्ड डिजर्व करते हैं सर। इसमें डिजर्व पे तो किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, इसमें डिजर्विंग की बात नहीं है, ये उसको फेवर करने की बात है। फेवर कैसे? हाँ सर, वो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है। अगर हम देखें ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है, ठीक है। ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले, ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। उन्होंने वो महात्मा गांधी का, नेहरू का, इनका फार्मूला लेके आज तक वो चले और आज इस मुकाम पे पहुंचे, ठीक है। तो एक वो क्राइसिस, वो भी बहुत बड़ी क्राइसिस से निकले। इतनी बड़ी गुर्बत वाली आबादी, आज उनके 20 सूबों में गुर्बत ग्राफ 0 है, ठीक है। उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो फुल सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली में, गैस में, ठीक है। इस वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आमदन बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। और दूसरा ये जो पीस कमेटी की आपने बात की है,
कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तमाम प्रोडक्ट, तमाम इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है, ठीक है। पूरी दुनिया को इंडिया से ना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ एक एयरक्राफ्ट इंजन नहीं बनता था। अभी लास्ट ईयर मोदी जब वहाँ अमेरिका दौरे पे गया है, ठीक है, उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक से ये इसका एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का मुआहदा करके आए। एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हुआ है इनका मुआहदा, हाँ मुझे पता है। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अभी पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है ना यहाँ पर 90% लोग नहीं पढ़ते हैं। 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने का की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल आप दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्टल लेके वहां पहुंच गया, कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? अब मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग 1.9 बिलियन मुसलमान। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। उनकी स्टोरियां इस वक्त मशहूर हैं। मैं एक आज सुबह मुझे पता चला है अलजायर के अंदर जो एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ठेका चाइना के पास है, और उसके बनाने के अंदर करप्शन है कि उसके नजर आ रहे हैं। कहते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े मीनार होंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जब वो मस्जिद को मैंने उसकी देखा, साथ ही मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं। मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो? ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहां लेके जाएगी? तो दोस्तों देख सकते हो आप किस तरीके से पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके से इनसिक्योरिटी है। पाकिस्तानी हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि हमारे यहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, फलाना है, ठिकाना है। देखो यार, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, तीनों कंट्री के मुस्लिम्स में एक प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को इंडियन कल्चर से दूर ले जाना चाहते हैं। वो अपने आप को मानते ही नहीं है। वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना है, ठिकाना है। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है जब काशी का मामला हुआ था, सामने आया था, तो एक मौलाना था जो बहुत नाटक कर रहा था, मैं उसका सीरियसली नाम भूल गया हूँ। उसने बोला कि वो काशी की मस्जिद उन हिंदुओं ने उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई है जो कि उस टाइम पे धर्म बदले थे उन्होंने। उसके मतलब उसने इतना इलॉजिकल रीज़न दिया कि मुझे लगा कि यार कितना जाहिल इंसान है। उस टाइम पे भारत की आबादी लगभग 15 करोड़ के आसपास थी। भारत का इतना बड़ा 15 करोड़, मतलब अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लो आप 15 करोड़ की आबादी, इतना अखंड एरिया, मुगलों सत्ता में तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, तुम कितनी सारी मस्जिदें बना दो। बट प्रॉब्लम क्या थी कि तुम उस टाइम पे जो मुगल थे, जो आक्रमणकारी थे, वो लोग नीचे दिखाना चाहते थे, वो लोग अपने धर्म को बेस्ट बताना चाहते थे। इसलिए हमारे जो मेन मंदिर हुआ करते थे उनको डिस्ट्रॉय करके वहीं पर मस्जिद बनाते थे। और वहाँ पर ऑब्वियसली जो पहले से लोग आ रहे हैं, तो वो लोग कितने मतलब इमोशन हर्ट होते रहे होंगे, किस तरीके से वो उस टाइम पे टॉलरेट करते रहे होंगे। आप समझ सकते हो किस तरीके का सिनेरियो रहा होगा। तो ये लोग
उस चीज़ को ही सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम पे। अब मान लो औरंगजेब के टाइम पे तो कितने सारे साक्षात प्रमाण उपलब्ध हैं कि इन्होंने बड़े बड़े जो उस टाइम के व्यापारी हुआ करते थे उनकी ज़मीनें हड़प ले, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ले और उनको फोर्स करें कि अगर आप इस्लाम नहीं अपनाएंगे तो आपको सीरियसली आपको फिर ये प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। तो अब किसी व्यापारी की पूरी जायदाद अगर आप हड़प लो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो भूखा नंगा जीरो से स्टार्ट करे या तो फिर अपना धर्म बचाए। तो सीरियसली उसने किया कि भाई मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, एटलीस्ट मेरा धन जायदाद तो बचा रहेगा। ऐसा सीन हुआ, किसी की बेटी उठा ली, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी को पैसे, ये मतलब आप समझ सकते हो फोर्सफुली मतलब मार मार के मुसलमान बनाना। बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं। अब वो लोग जो अब मुसलमान बने हैं वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम टर्क हैं, हम अरबी हैं। पाकिस्तान में भी एक मामला सामने आया कि एक लाहौर में एक मुस्लिम महिला की टी शर्ट में अरबी में लिखा हुआ था हलवा, मतलब एक अरब का एक ब्रांड है, उसने उस टी शर्ट की, उस कंपनी की टी शर्ट पहनी हुई थी। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान में जाहिल लोगों ने उसको ईश नंदा से रिलेट कर लिया और उसके ऊपर सर तन से जुदा के नारे लगा दिए कि भाई इसने कुरान का अरबी में, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि लिखा क्या, उन्होंने समझा कि इसमें कुरान की कुछ आयत वगैरह लिखी हुई है, उसके खिलाफ नारे लगाने लगे। इस तरीके का जाहिलपन है। तो आप समझ सकते हो क्या कर सकते हो इन लोगों का। क्या कहना है आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करने लगा